नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज इजरायल ने सीजफायर तोड़कर गजा पर हमला कर दिया है। इजरायल के हमले से पूरी दुनिया चिंता में दिख रही है, तो डोनाल्ड ट्रंप अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि युद्ध विराम नहीं टूटा है। हमले का आदेश इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने दिया और इस आदेश के कुछ ही देर बाद इजरायली सेना ने गजा में बम बरसा दिए। 90 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जिसके बाद हमास भी भड़क उठा है, क्योंकि उसकी तरफ से 10 अक्टूबर से शुरू हुए युद्ध विराम का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। लेकिन इजरायल इस दौरान 200 से ज्यादा फलस्तीनियों की जान ले चुका है। नेतन्याहू लगातार ये दावा कर रहे हैं कि युद्ध विराम होने के बावजूद इजरायल गजा पर हमले जारी रखेगा, और अब जो हमला हुआ है उसके बाद ये तय हो गया है कि गजा में टूटा युद्ध विराम। इजरायल के भीषण हमले ने गजा में ट्रंप के प्लान पर फेर दिया पानी। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। पाकिस्तान तालिबान बातचीत नाकाम। पाक रक्षा मंत्री ने तालिबान को बताया भारत की कठपुतली। दोबारा जंग की दी धमकी। ईरान ने की मध्यस्थता की पेशकश। रूस ने तोड़ी यूक्रेन की रक्षा दीवार। दनबास के दरवाजे तक पहुंचा। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से लगाई गुहार, रोक लो इसे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दक्षिण कोरिया दौरे से पहले किम जोंग ने दागी मिसाइलें। अमेरिका को दिया सख्त संदेश, परमाणु और मिसाइल क्षमताओं पर कोई समझौता नहीं करेगा उत्तर कोरिया। और चलते चलते में देखेंगे क्यों यूक्रेन के चेर्नोबिल में कुत्ते हो रहे नीले। अचानक आए रहस्यमयी बदलाव से दुनिया हैरान। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ब्राजील में नार्को टेररिज्म के खिलाफ छिड़ी जंग। रियो डी जेनेरियो में पुलिस ऑपरेशन में 80 मारे गए, 2500 सुरक्षा बल तैनात। बांग्लादेश में आईएसआई की एंट्री। यूनस सरकार ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को स्पेशल सेल स्थापित करने की दी मंजूरी। पाकिस्तानी सेना के जनरल के साथ मुलाकात के बाद फैसला। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हिंदुस्तान के पीएम मोदी को बताया नाइसेस्ट लुकिंग गाय। कहा मोदी के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध, भारत के साथ कर रहा हूं ट्रेड डील। तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकेंगे डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी संविधान में तीसरे टर्म की सख्त मनाही। राष्ट्रपति बोले ये सबसे बुरी बात। तो इजरायल ने एक बार फिर पूरी दुनिया को बता दिया कि क्यों उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जिस सीज फायर को उसने मंजूरी दी, हमास के साथ जंग रोकी, उसे 1 महीने भी नहीं चलने दिया और गजा पर एक बार फिर से बमबारी शुरू कर दी। गजा में इजरायल के एयर स्ट्राइक में 90 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ये एयर स्ट्राइक पीएम बेंयामिन नेतन्याहू के आदेश पर हुई। अल जजीरा ने बताया कि उत्तरी गजा शहर के सबरा पड़ोस में एक आवासीय इमारत पर हमले में 4 और दक्षिणी खान यूनिस में 5 लोगों की जान चली गई। इजरायल की एक मिसाइल अल शिफा अस्पताल के पीछे गिरी, जिसके चलते अस्पताल के अंदर अफरा तफरी का माहौल बन गया। यह हमला नेतन्याहू के कार्यालय की तरफ से जारी किए गए बयान के बाद हुआ, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने सेना को गजा में शक्तिशाली हमले करने का आदेश दिया है। हमास मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू के आदेश के बाद इजरायली सेना ने उत्तरी गजा के सबसे बड़े शिफा अस्पताल के पास के इलाके को भी निशाना बनाया। गजा के सरकारी मीडिया कार्यालय ने कहा कि युद्ध विराम लागू होने के बाद से इजरायल के हमलों में कम से कम 200 फलस्तीनियों की जान जा चुकी है। हमास की तरफ से इजरायल की कार्रवाई को शर्म अल शेख में हुए युद्ध विराम समझौते का घोर उल्लंघन बताया गया है। गजा में हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य सुहेल अल हिंदी ने कहा कि इजरायल को यह समझना होगा कि हम समझौते को लेकर प्रतिबद्ध हैं और उन्हें हम पर इसका उल्लंघन करने का झूठा आरोप लगाना बंद करना होगा। इजरायल के हमले और प्रतिबंधों के चलते हमास को इजरायली बंदियों के शवों की बरामदगी के दौरान बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमने शवों को बरामद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, और जो शव बचे हैं उन्हें बरामद करने में किसी भी देरी के लिए इजरायली कब्जा पूरी तरह से जिम्मेदार है। हमास की तरफ से यह भी कहा गया कि उसने तलाशी अभियान के दौरान 2 और इजरायली बंदियों अमीरम कपूर और सहर बारूक के शव बरामद कर लिए हैं, लेकिन इजरायली हमले के चलते अब वो इन्हें जल्दी नहीं सौंपेंगे। दरअसल नेतन्याहू ने हमास पर आरोप लगाया था कि हाल ही में उसने एक बंदी का शव सौंपा है, जो उन 13 बंदियों में से किसी का नहीं था, जिन्हें अभी तक वापस नहीं किया गया है। एक ऐसे बंदी के अवशेष थे जिसका शव इजरायली सेना लगभग 2 साल पहले ही वापस ले चुकी थी, जिसके बाद नेतन्याहू ने हमास पर बंदियों के शव नहीं लौटाने के आरोप लगाते हुए हमले के ये आदेश दिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एयर स्ट्राइक तब हुई है जब अमेरिका गजा में सीजफायर के दूसरे चरण पर आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। यूएन की निगरानी में बहुराष्ट्रीय सेना उतारने की तैयारी थी। अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान अपने 20,000 सैनिक गजा में तैनात करने के लिए तैयार हो गया था।
पाकिस्तान के सेना चीफ असीम मुनीर मोसाद के चीफ से मिले और गजा के लिए शांति प्लान में अपनी भूमिका भी तय कर ली। लेकिन ट्रंप और मुनीर दोनों ही देखते रह गए क्योंकि इजराइल ने सीज फायर ही तोड़ दिया और हमास को निशाना बनाते हुए गजा पर जबरदस्त हमला कर दिया। सीज फायर एग्रीमेंट में कई शर्तें तो इजराइल पहले से ही नहीं मान रहा था और अब तो उसने ये सीज फायर ही तोड़ दिया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पूरे मामले में अमेरिका का दोहरा रवैया भी खुलकर सामने आ रहा है। अमेरिका ने इजराइल के हमले को बड़ा हमला तो करार दिया है, लेकिन सीज फायर उल्लंघन का दोषी इजराइल को मानने से इनकार कर दिया। इसके लिए हमास को ही जिम्मेदार बता दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि युद्ध विराम समझौते को इजराइल के हमले से कोई खतरा नहीं है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हमास की तरफ से संघर्ष विराम के कथित उल्लंघन के बाद इजराइल को जवाब देने का अधिकार है। अगर हमास ने सही से व्यवहार नहीं किया तो उसका अंत कर दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी कहा है कि इजरायली हमलों में 90 लोगों की मौत के बावजूद गजा में युद्ध विराम अब भी कायम है। ऐसे में सवाल अमेरिका पर भी उठ रहे हैं कि ये हमले इजराइल की तरफ से हो रहे हैं। युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। यहां तक कि मानवीय सहायता भी इजराइल गजा नहीं पहुंचने दे रहा है। लेकिन ट्रंप इसके लिए इजराइल पर दबाव नहीं बना रहे, बल्कि हमास जो सीजफायर का पालन कर रहा है, मुश्किल परिस्थितियों में भी सीजफायर को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, उसे ही सीजफायर तोड़ने का जिम्मेदार बताया जा रहा है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। तो दोनों देशों के बीच शांति वार्ता फेल हो गई है। तुर्की और कतर की मध्यस्थता में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सीमा पर छिड़े संघर्ष पर अस्थायी विराम तो लगा था, लेकिन इसे स्थायी रूप से लागू करने की कोशिशें फेल हो गई हैं। अफगान मीडिया आउटलेट टोलो न्यूज ने बताया कि इस्लामाबाद की कुछ मांगों का अफगान प्रतिनिधिमंडल ने कड़ा विरोध जताया, जिसके बाद पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल वार्ता छोड़कर चला गया। और इसके बाद यह आशंका जताई जा रही है कि अब कभी भी दोनों देशों में फिर से जंग छिड़ सकती है। और जो बयान पाकिस्तान की तरफ से दिए जा रहे हैं, उसके बाद इन संभावनाओं को और बल मिल गया है। तालिबान की तरफ से इस्तांबुल वार्ता के फेल होने की वजह पाकिस्तान को बताया गया और साथ ही यह धमकी दे दी गई कि अगर अफगानिस्तान के किसी भी हिस्से पर हमला हुआ तो वो सीधे सीधे इस्लामाबाद को निशाना बनाएगा, जिस पर अब पाकिस्तान भड़क गया। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर तालिबान पर दिल्ली के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि काबुल में कठपुतली का तमाशा चलाने वाले और कठपुतली का तमाशा करने वाले लोग दिल्ली से कंट्रोल होते हैं। भारत पश्चिमी सीमा पर अपनी हार की भरपाई करने के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब अगर अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद की तरफ आंख भी उठाई तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। यानी ख्वाजा आसिफ ने भारत पर आरोप लगाने के साथ ही तालिबान को खुली चेतावनी भी दे दी है। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनाव की शुरुआत तालिबानी विदेश मंत्री मुत्तकी के भारत दौरे के साथ ही हुई थी। दोनों देशों के रिश्तों में बढ़ती गर्मजोशी से पाकिस्तान इतना बौखला गया कि उसने काबुल में एयर स्ट्राइक कर दी, जिसका जवाब तालिबान ने भी पूरी दृढ़ता से दिया और दोनों ही देश आमने सामने आ गए। और अब जिस तरह की बयानबाजी देखी जा रही है, उससे साफ है कि कभी भी ये जंग दोबारा छिड़ सकती है। हालात की गंभीरता को देखते हुए अब ईरान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने का प्रस्ताव दिया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष विराम में मध्यस्थता की पेशकश की है। उन्होंने दुनिया भर में इस्लामी मुल्कों के बीच एकजुटता की भी अपील की। उनका यह ऑफर पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी के साथ एक बैठक के दौरान आया। पेजेश्कियान ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच विवादों को सुलझाने के लिए ईरान तैयार है। आज हम मुस्लिम देशों को इकट्ठा होकर अपने दुश्मनों के खिलाफ एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ेगा। यह बहुत जरूरी हो गया है। अब देखना यह होगा कि क्या ईरान इस तनाव को खत्म कर पाएगा। और अब अगली खबर में हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन जंग की। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस को धमका रहे हैं। अगर बात करनी है, प्रतिबंधों को हटवाना है, तो पुतिन को यूक्रेन पर हमले बंद करने होंगे, नहीं तो प्रतिबंध और सख्त किए जाएंगे। ट्रंप की तरफ से जो कहा जा रहा है उस पर अमल भी किया जा रहा है, लेकिन यूक्रेन ट्रंप से जिस सैन्य मदद की उम्मीद कर रहा है उसे देने में ट्रंप जरूर घबरा रहे हैं, क्योंकि इससे अमेरिका भी जंग के दायरे में आ सकता है। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि अमेरिका उन्हें टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों की सप्लाई करे, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप से साफ साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका ऐसा करेगा तो उसके घातक परिणाम भी भुगतेगा। पुतिन की इस धमकी के बाद अमेरिका का रुख बदला बदला दिख रहा है, तो यूक्रेन अपने हाथ बंधे हुए महसूस कर रहा है, क्योंकि जंग में रूस का पलड़ा लगातार भारी होता जा रहा है।
रूसी हमले के चलते यूक्रेन की रक्षा दीवार पूरी तरह से दरक गई है और अब यूक्रेन का बड़ा हिस्सा रूस के कब्जे में आना तय हो गया है। यूक्रेन के पोक्रोव्स्क शहर पर रूस का लगभग पूरा कब्जा हो चुका है। 2 साल से रूस इस जगह को अपने हाथ में लेना चाहता था और आखिरकार उसको अब इस काम में सफलता मिल गई है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने मान लिया है कि रूसी सेना ने रणनीतिक शहर पोक्रोव्स्क में बड़ी बढ़त बना ली है। हालात बेहद कठिन है। रूसी सैनिकों की संख्या यूक्रेनी सेना से 8 गुना ज्यादा है, जिसे रोक पाना फिलहाल मुमकिन नहीं दिख रहा। पोक्रोव्स्क दनबास क्षेत्र में यूक्रेन का सबसे अहम सप्लाई और ट्रांसपोर्ट हब है। यहीं से पूर्वी मोर्चे पर सैनिकों और हथियारों की सप्लाई होती है और अगर रूस इस शहर पर कब्जा कर लेता है तो वो पूरे दनेस्क क्षेत्र पर नियंत्रण के और करीब पहुंच जाएगा। ज़ेलेंस्की ने बताया कि सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि 200 से ज्यादा रूसी सैनिक पहले ही शहर के अंदर दाखिल हो चुके हैं और वहां भीषण लड़ाई जारी है। यूक्रेनी सेना के कैप्टन विगोई शापोवाल के मुताबिक रूस ने पोक्रोव्स्क के आसपास भारी सैन्य जमावड़ा किया है। वे बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल कर पैदल सैनिकों को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे हालात में उन्हें रोकना बेहद मुश्किल है। पोक्रोव्स्क के गिरने का मतलब होगा कि कुरामातोर्स्क, स्लोवियांस्क, कस्त्यानतिनिवका और द्रोस्किवका जैसे शहरों पर से कब्जा हटना, जिन्हें यूक्रेन की रक्षा की दीवार माना जाता है। पोक्रोव्स्क दनेस्क ओब्लास्त पूर्वी यूक्रेन में स्थित है, जो फ्रंटलाइन के बहुत पास है और दनेस्क से लगभग 40 किलोमीटर पश्चिम में है। अगर रूस इस पर कब्जा कर लेता है तो पूरे दनबास क्षेत्र पर उसका नियंत्रण और मजबूत हो जाएगा। यूक्रेनी सेना के लिए यह हथियार, गोला बारूद और राहत सामग्री पहुंचाने का मुख्य रास्ता है और अगर रूस इसे काट देता है तो यूक्रेनी सप्लाई लाइन टूट जाएगी। रूस पहले ही दनेस्क और लुहांस्क के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका है और अब रूस की बढ़त पूर्वी मोर्चे का नक्शा बदल सकती है। यूक्रेन की तय होती इस हार को देखते हुए ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है कि वो अब इसमें दखल दे। वे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर दबाव डालें, जिससे चीन रूस को मदद देना बंद करे। और अब अगली खबर में हम बात करेंगे उत्तर कोरिया की अमेरिका को वार्निंग की। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। ट्रंप एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी एपेक बैठकों में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। इस बैठक में उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी होनी है। लेकिन ट्रंप के दक्षिण कोरिया पहुंचने से पहले उत्तर कोरिया ने अपनी क्रूज मिसाइलें दागी है। ये मिसाइलें 2 घंटे से ज्यादा समय तक पश्चिमी जल में उड़ी और अपने लक्ष्यों पर सटीकता से इन्होंने हमला किया। उत्तर कोरिया की तरफ से बताया गया कि ये एक क्रूज मिसाइल का परीक्षण था। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर या उससे ज्यादा हो सकती है। लंबी रेंज वाली ये मिसाइलें पश्चिमी सागर से दागे जाने पर भी जापान सहित पूरे कोरियाई प्रायद्वीप के बाहर तक पहुंच सकती हैं। क्रूज मिसाइलें अपने स्टील्थ गुणों और रडार से बचकर कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता के चलते बेहद खतरनाक मानी जाती है। दरअसल अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच लंबे समय से बातचीत बंद चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में ही दोनों देशों के बीच तनाव गहरा गया था। ट्रंप और किम जोंग उन के बीच आखिरी मुलाकात साल 2019 में उत्तर और दक्षिण कोरिया की सीमा पर डीमिलिटराइज्ड जोन में हुई थी। किम जोंग उन अब रूस के करीबी बन चुके हैं। वो साफ कह चुके हैं कि अमेरिका से तब तक बातचीत नहीं करेंगे जब तक वॉशिंगटन डीन्यूक्लियराइजेशन की अपनी मांग को नहीं छोड़ देता। यह मिसाइल लॉन्च उनके इस रुख को मजबूती देता है कि उत्तर कोरिया अपनी परमाणु और मिसाइल क्षमताओं पर कोई समझौता नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ जब ट्रंप से उत्तर कोरिया को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बेहद सधा हुआ जवाब दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर नॉर्थ कोरियाई नेता सहमत होते हैं तो मैं किम से मिलना चाहता हूं। उन्होंने प्योंगयांग पर लगाई पाबंदियों में छूट का भी संकेत दिया। उत्तर कोरिया ने अभी तक मुलाकात को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस बीच दक्षिण कोरिया के एकीकरण मंत्री ने दावा किया कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने इस हफ्ते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के बीच होने वाली संभावित मुलाकात से जुड़े एजेंडे पर कोई बात नहीं की है। ऐसे में एक बात तो तय है कि डोनाल्ड ट्रंप की इस यात्रा में तो किम जोंग से उनकी मुलाकात तय नहीं है, लेकिन जिस तरह से ट्रंप ने उत्तर कोरियाई नेता के साथ बातचीत की पेशकश की है, उसके बाद जरूर जल्दी ही ये बातचीत हो सकती है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे नीले कलर के डॉग्स यानी कि कुत्तों की। जी हाँ, डॉग्स तो हर किसी को पसंद होते हैं। पेट्स की बात करें तो डॉग्स और कैट्स ने ही इस कैटेगरी में बाजी मारी हुई है। लेकिन आज हम बात डॉग्स की कर रहे हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपने कितने रंगों के डॉग्स देखे हैं, तो आप काले, भूरे, सफेद, गोल्डन यही रंग गिनवाएंगे, है ना? मगर आपसे अगर कहा जाए कि कुत्ते नीले कलर के भी होते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? दरअसल हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और आम लोगों को हैरान कर दिया है। वायरल वीडियो में यूक्रेन के चेर्नोबिल एक्सक्लूजन जोन में रहने वाले कुछ स्ट्रीट डॉग्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सामान्य नहीं है। इनका फर चमकीले नीले रंग का है।
जी हां, नीला। इस वीडियो को डॉग्स ऑफ चेर्नोबिल नाम की संस्था ने रिकॉर्ड किया है, जो 1986 की त्रासदी के बाद छूटे हुए पालतू जानवरों की संतानों की देखभाल करती है। इस संस्था के लोग नसबंदी अभियान चला रहे थे कि तभी उन्होंने ऐसे 3 डॉग्स को देखा जिनका पूरा शरीर नीला था। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि स्थानीय लोगों ने बताया है कि ये कुत्ते एक हफ्ते पहले तक बिल्कुल सामान्य रंग के थे। तो आखिर इनका रंग अचानक कैसे बदल गया? अब इसकी 2 वजहें हो सकती हैं। 1986 के हादसे के बाद इस क्षेत्र में रेडिएशन का स्तर बहुत ज्यादा रहा है, लेकिन वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि यह रंग बदलाव सीधे तौर पर रेडिएशन से जुड़ा है। और सबसे ज्यादा संभावना इस बात की है कि कुत्ते किसी रासायनिक पदार्थ के संपर्क में आ गए हों, जिसने उनके फर को रंग दे दिया है। फिलहाल इन कुत्तों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि उनका परीक्षण किया जा सके और इस नीले रहस्य के पीछे की असली वजह का पता चल सके। देखने में तो ये कुत्ते स्वस्थ और सक्रिय लग रहे हैं, लेकिन इनका नीला रंग चेर्नोबिल की दर्दनाक कहानी में एक नया और अजीबोगरीब चैप्टर जोड़ता है। आप जानते हैं कि चेर्नोबिल आपदा 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन, जो उस समय सोवियत संघ का हिस्सा था, उसके चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में हुई एक भयानक परमाणु दुर्घटना थी। एक बिजली उत्पादन परीक्षण के दौरान रिएक्टर नंबर 4 कंट्रोल से बाहर हो गया, जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ और बड़े पैमाने पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लीक हो गए। इसके कारण भारी जानमाल का नुकसान हुआ, हजारों लोग विस्थापित हो गए और इसके दूरगामी स्वास्थ्य और पर्यावरणीय परिणाम हुए हैं। लेकिन क्या यही दुर्घटना कुत्तों के इस नीले रंग के लिए जिम्मेदार है? ये जानने के लिए वैज्ञानिकों की शोध का इंतजार है। फिलहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।